हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। किसका फिफ्थ पॉइंट है? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? मगध राज्य का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध। उस पर अलग अलग वंशों ने अलग अलग से किया था, है ना। तो पहले हमने ये सारा पढ़ा, बृहद वंश, हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा वंश आया था? वो आया था शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन सा वंश आया है? नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? इनमें से वैसे तो जो जो पॉइंट मैंने बताए वो सारे याद होने चाहिए, लेकिन मेन चीज़ इसके फाउंडर, राजधानी और अंतिम शासक आपको साथ साथ में याद रखने हैं। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? गणानंद। गणानंद के बाद कौन सा हमारा आया था? मौर्य साम्राज्य। वैसे भी आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपने ये वंश भी लाइन वाइज याद रखने हैं। हसीन, मशूक, साथ। ठीक है, आपने ये लाइन याद रखनी है। हसीन, हसीन क्या होती है? सुंदर। मशूक का मतलब आपको पता ही है, लड़की। कितनी? सात। ठीक है, तो ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन, जिसमें से हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश कर चुके हैं। अब हम आज जो करेंगे मौर्य वंश। ये थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, मैं आपको ट्रिक्स के साथ चीज़ें लर्न करवा दूंगी, बट ये थोड़ी सी वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। आप एंड में आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए। सॉरी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मतलब हमें कहाँ से पता चला कि मौर्य साम्राज्य भी एग्जिस्टेंस में था? तो उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण से। तो इसकी राजधानी, वही राजधानी सेम ही रहेगी, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो नंदवंश में राजधानी थी पाटलिपुत्र, वही राजधानी मौर्य वंश में भी रहेगी, पाटलिपुत्र। इसके फाउंडर कौन है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका टाइम पीरियड क्या है? 322 BC टू 298 BC। ये उल्टा क्यों लिखा है? आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, हिस्ट्री की जो मैंने सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो थी उसी में ये सब कुछ बताया है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे? चाणक्य। उनके अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विष्णु पुराण से मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और चाणक्य की वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। ये किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, मौर्य साम्राज्य, पहले तो मगध मगध साम्राज्य चल रहा था, अलग अलग वंश आ रहे थे, उन पर राज कर रहे थे। बट ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही ऐसा हुआ था मौर्य साम्राज्य कि मगध साम्राज्य को हराकर इसने जो है वो मौर्य साम्राज्य बनाया था। इतने बड़े साम्राज्य को हराना भी बहुत मुश्किल बात थी, अब क्योंकि आपको पता है कि मगध साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर जो है उनकी साथ मिलके मगध को हराया था। ठीक है, और उसका नाम बदल के क्या रख दिया था? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। या इसके बारे में इनके अन्य नाम क्या हैं? इनके दो अन्य नाम हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, वृषल और सैंड्रोकोटस। वृषल, वृषल का अर्थ होता है निमन कुल। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट शूद्रक शासक कौन था? दासीपुत्र नंदवंश का फाउंडर महापद्मानंद जी। ठीक है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी, उनका अन्य नाम क्या रखा है? वृषल, जिसका अर्थ क्या है? निमन कुल। और इसका उल्लेख कहाँ से पता चलता है? ये मुद्रा राक्षस से। और इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त। ये मैंने बुक्स और लेखक भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स से वीडियो में कराए हैं, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली वो नहीं चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वृषल। और सेकंड नाम क्या है? सैंड्रोकोटस। सेकंड नाम क्या बताया मैंने? सैंड्रोकोटस। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? बुक इंडिका से। और ये इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के हमने दो इंपॉर्टेंट नाम पढ़े, एक हमने पढ़ा वृषल और दूसरा कौन सा पढ़ा? सैंड्रोकोटस। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था? या फिर सैंड्रोकोटस किसका अन्य नाम था? अलग अलग ऑप्शंस आ सकती हैं। तो सैंड्रोकोटस किसका अन्य नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे प्रथम थे जिन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य का उल्लेख किया था। ठीक है,
अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर इसने बनाया तो इसने किससे, नंद वंश के अंतिम शासक के साथ ही लड़ाई की होगी। तो वो कौन था? घनानंद। घनानंद के साथ इन्होंने युद्ध किया था और उनको हरा दिया था। तो ठीक है, और उसी की पुत्री दुर्धरा, उनके साथ शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त पहले किसको हराया था? घनानंद को हराकर उनकी पुत्री दुर्धरा से शादी कर ली थी। जो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत था? सेलुलस निकेटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वो था सेलुलस निकेटर का। वो किसके दरबार आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये यूनानी लेखक था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेलुलस निकेटर का। पर उसके बाद सेलुकस निकेटर ने ही चंद्रगुप्त मौर्य पर जो है वो आक्रमण कर दिया था। ठीक है, सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया। पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत ही पावरफुल थे, तो उसने सेलुकस निकेटर को हरा दिया और जीत किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो फिर उसने क्या किया था? 500 हाथी जो वो उपहार के रूप में दिए थे। ठीक है, सेलुकस निकेटर की जो पुत्री हैं, यहाँ पुत्री कार्नेलिया, या फिर कई बार की बुक्स में इसका नाम हेलेना भी है, कार्नेलिया या फिर हेलेना, इसका विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी। सेलुकस निकेटर, ये यूनानी लेखक था, है ना, यूनानी लेखक मेगास्थनीज के दरबार में राजदूत था उसका सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर की पुत्री कौन थी? कार्नेलिया। उसका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। पहले घनानंद की पुत्री से हुआ, फिर उसके बाद सेलुकस निकेटर की पुत्री से हो गया। ठीक है, और इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दहेज के रूप में उसको 4 प्रांत मिले थे: काबुल, गंधार, हेरात और मकार। काबुल और गंधार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि किसने दिए थे या किसके द्वारा दिए गए थे, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद मृत्यु 298 BC में कौन सी जगह हुई थी? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में मृत्यु हुई थी, कर्नाटक में है। और मृत्यु कैसे हुई थी? संलेखना विधि से, मतलब उपवास करके। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित विधि है जिसके द्वारा इन्होंने मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। जो चंद्रगुप्त का महल था वो किससे बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। और इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रखोगे, मैंने आपको बताया था सैंड्रोकोटस नाम किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों सेम पर्सन है। ये किसने बताया था? ये थे विलियम जॉन्स। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जॉन्स ने। तो आपको होप्स जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो चीज़ें साथ में याद हो गई होंगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लर्न हो गए होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बाद कौन आया? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। उनका उपनाम क्या है? अमित्रघात। ठीक है, ये चंद्रगुप्त का ही बेटा था। इसका टाइम पीरियड 298 BC से 273 BC। पहले 322 BC से 298, फिर उसके बाद 298 से 273 BC गद्दी पे ये बैठे थे। इनका नाम भद्रसार भी है, वारिसार भी है। ये कहाँ से पता चलता है? वायु पुराण से। और जैन ग्रंथ में इसे अमित सेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या बताया मैंने? अमित्रघात। तो 3 अलग अलग नाम हो गए, भद्रसार या वारिसार, जो कि हमें वायु पुराण से मिलता है। पिछले में हमने विष्णु पुराण पढ़ा, यहाँ कौन सा आ गया? वायु पुराण। अमित सेन जैन ग्रंथ से, और अमित्रघात जिसका उपनाम है। और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, वो जैन धर्म को मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन से? आजीवक संप्रदाय को। इनकी माता का क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा ये बताया ना मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य की ही पत्नी थी। तो वो इनकी माता हुई दुर्धरा। इनको 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है, 16 राज्यों का विजेता। ठीक है, ये किसने बताया था? तारानाथ ने, जो कौन है? एक तिब्बती लेखक है और इनकी बुक है क्युंगर व त्युंगर। ठीक है, इन्होंने जो सीरिया नरेश से उनके साथ मित्रता कर ली, और सीरिया नरेश का नाम क्या था? एंडियोक्स। ठीक है, प्रथम, एंडियोक्स प्रथम के साथ जो है वो मित्रता कर ली, सीरिया नरेश के साथ। और बिंदुसार ने उनसे क्या मांगा था? ड्राई फ्रूट्स, मदिरा और दार्शनिक। ठीक है, 3 चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, मदिरा और दार्शनिक मांगे थे। ठीक है, और एंडियोक्स प्रथम का राजदूत कौन था? डाइमैक्स। तो सीरिया नरेश से मित्रता की थी और उनका नाम क्या था? एंडियोक्स प्रथम। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह दबाने के लिए अपने बेटों को भेजा था। बिंदुसार ने क्या किया था, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बहुत बड़े-बड़े, तो उनको दबाने के लिए अपने बेटों को दो बेटों को भेजा था, सुसीम प्लस अशोक। जो सुसीम है वो तो ये विद्रोह को दबाने में असफल रहे, तो अशोक ने जो है वो ये विद्रोह दबाने में जो वो सफल रहा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट राजगद्दी पे कौन बैठा, हमारा अशोक, 273 से 232 BC। इसे शिलालेखों का जनक माना जाता है, क्योंकि शिलालेखों का मतलब, शिलालेख मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पत्थरों पे स्तंभों पे लिखने का काम वो किसने करवाया था, अशोक ने, तो इसे शिलालेखों का जनक माना जाता है। पिता कौन है, बिंदुसार। अब इनकी माता का क्या नाम है, शुभदांगी। ठीक है, माता का क्या नाम है, शुभदांगी, और इनकी पत्नी कौन है, देवी। इनके 2 पुत्र हैं, महेंद्र और सिंघमित्रा। इन्होंने इसका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें श्रीलंका में भेज दिया। तो ये कौन से धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानते थे, और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ऐसे आप लाइन वाइज याद करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इनकी प्रिय पत्नी का क्या नाम था, कारुबाकी। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इलाहाबाद प्रशासक में। ठीक है, इनके बौद्ध भिक्षु जो थे, गुरु थे, उनका नाम क्या था, उपगुप्त। इन्होंने ये चीज़ गुप्त ऐसे याद रख लो कि गुप्त रखी थी, तो उपगुप्त। ठीक है, और इनका राजरोहण कब हुआ था, 269 BC। उस समय ये अवंती का राज्यपाल इन्होंने संभाला था। ठीक है, राज्यरोहण के 8वें वर्ष 261, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध हुआ था। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि कलिंग युद्ध कब किसके बीच में हुआ था, अशोक और खारवेल के बीच में, तोमसी राजस्थान में। ये आखिरी युद्ध था अशोक का, क्योंकि इसमें 1.5 लाख लोग घायल हो गए, 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो इसके बाद जो है कौन है, अशोक जी ने क्या किया था, अपने शस्त्र त्याग दिए थे और विदेश में धर्म प्रचार करने के लिए चले गए थे। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। ठीक है, अब इनके हम अन्य नाम पढ़ेंगे अशोक के। अशोक का अशोक नाम कहाँ मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक ही बोला गया है। अशोक वर्धन या फिर देव नाम प्रिय, ये पुराणों में। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें इसको अशोक मौर्य के नाम से जाना गया है। कलहण की राजतरंगिणी बुक है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, हमें पता है कि राजतरंगिणी कश्मीर की जानकारी देती है बुक, है ना। तो अशोक ने ही जो है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, और ये 2 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो बता दिया कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र व बेटी सिंघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अशोक का समकालीन कौन था, तुर्मय, और ये किसका राजा था, मिश्र का राजा था, सॉरी। अशोक का समकालीन तुर्मय, और ये किसका राजा था, मिश्र का राजा था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। जो अशोक के अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। सबसे पहले अभिलेख किसके थे, अशोक के थे, तो वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृत। और 4 लिपियाँ यूज़ हुई थी, भ्रामरी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। भ्रामरी इंडिया में, ठीक है, खरोष्ठी पाकिस्तान में, ग्रीक और अरमाइक जो है वो अफ़गानिस्तान में लिखी गई हैं। तो लिपि को खोजा किसने था, पोंटेद्री पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। और सबसे पहले पढ़ा किसने था, 1837 ईस्वी में, जेम्स प्रिंसेप ने। अब देखो ऐसे इसको कैसे याद रखोगे, पढ़ा, जो प्रिंसिपल होता है वो सारी लैंग्वेजेस पढ़ लेता है ना, तो प्रिंसेप से प्रिंसिपल, और फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अभिलेख 14 शिलालेख हैं, स्तंभ अभिलेख 7 है, और गुहा लेख क्या है, 3 है। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखे होंगे, स्तंभ लेख मतलब खंभों पे लिखे होंगे, और गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखे होंगे। तो इसमें आप सारे नहीं याद करोगे, जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं वही याद करोगे। जैसे फर्स्ट शिलालेख था, उसमें किसके बारे में लिखा गया, तो उसमें पशु हत्या और उत्सव पर प्रतिबंध है, मतलब अहिंसा पर बल दिया गया है। जो सेकंड शिलालेख है उसमें सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य जैसे मनुष्य व पशु चिकित्सा पर बल दिया गया है। और थर्ड अभिलेख में धर्म की व्याख्या की गई है।
लघु शिलालेख मतलब जो कि छोटे छोटे शिला। अशोक के अन्य नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, यहाँ पे ही मैंने बताया है देवनाम प्रिय है और प्रियदर्शी भी है, ठीक है। उसके बाद लघु शिलालेख, ये एक बार छोटी सी रिवीजन देख लो, पहले 3 जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर जाना। गुर्जरा अभिलेख में भी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है? एमपी में, दंतिया एमपी। भब्रू, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। भब्रू में मतलब जब इसने ये वाला शिलालेख लिखा तो उसमें अशोक ने खुद को कैसे संबोधित किया है? मगध का सम्राट। ये राजस्थान जयपुर में, मास्की रायचूर कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो गुर्जरा से वर्ड याद कर लो, गुज्जर से आप उनके दांत से रिलेट कर सकते हो, दांत, दंतिया, ठीक है। भब्रू मतलब कि भब्रू, अब ये वर्ड है जैसे आप ऐसे लगा लो कि मिट्टी है ना, रेत, भू, या इसे बोलते हैं ना। तो मिट्टी कहाँ पे होती है? राजस्थान में क्या होता है? रेगिस्तान। तो जयपुर में। मास्क आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, मास्क नहीं लगाओगे। कोविड में अगर जब हम मास्क नहीं लगाते थे तो सभी राय देते थे ना मास्क लगाने की, तो रायचूर, ठीक है, कर्नाटक में। और ये तीनों एक बार आप रीडिंग कर लेना। अरगुड्डी कुरनूल में, अहरोरा मिर्ज़ापुर और ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग में, ठीक है। जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त प्लस अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। द्विभाषीय अभिलेख, वो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है? कौन कौन सी? ग्रीक और अरमाइक लिपि में। तो वो है शारे कुना, ठीक है, कंधार में द्विभाषीय अभिलेख है शारे कुना, ठीक है। उसके बाद स्तंभ अभिलेख, ये 7 हैं। सबसे पहले है प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में था, फिर इसको पहले ये प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पे था? कौशाम्बी में। इसको इलाहाबाद कौन लेके आया? अकबर। इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा फिर उसके बाद दिल्ली, लाया कौन? फिरोज तुगलक, ठीक है। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ फिर दिल्ली, लाया कौन? फिरोज तुगलक। दिल्ली वाले तो फिरोज तुगलक हैं, ठीक है। उसके बाद रामपुरवा स्तंभलेख बिहार में, ये तीनों बिहार में हैं। रामपुरवा स्तंभलेख, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़, ठीक है। उसके बाद शिलालेख, इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? शाम को जो सोए वो गधा, ठीक है। ये वैसे ही ट्रिक है, ऐसी असलियत बात नहीं है, ट्रिक ही है, याद करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हैं। श से कौन सा हो जाएगा? देखो सहबाजगढ़ी। म से सेकंड नंबर पे है मानसेहरा। क से थर्ड नंबर पे है कालसी, ठीक है। ज से फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? जोगढ़। सोए है ना, सोपारा। ए से एरगुड़ी, ठीक है, पीछे भी पढ़ा था ना ये। ग से गिरिनार और ध से धौली, ठीक है। ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे। जूनागढ़ और धौली उड़ीसा में है, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, एरगुड़ी ये वैसे बताया था एपी में है, आंध्र प्रदेश में। कालसी देहरादून में, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सैजाबाद अफ़गानिस्तान में और मानसेरा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में, ये दोनों खरोष्ठी में हैं, ठीक है। और बाकी सारे इंडिया में, तो ये कौन सी लिपि होगी वहाँ पे? ब्राह्मी लिपि। ये अशोक स्तंभ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है ना ये। यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था, जिस पर 4 पत्थरों के शेरों को एक जगह पर, 4 शेर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करके एक पत्थर पे है, आपने देखा भी होगा। 4 शेर है, उनके नीचे एक चक्र होता है, उनके एक दाईं तरफ क्या है? घोड़ा है, और बाईं तरफ किसकी है? सांड की। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद में। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो किसका सूचक है? अहिंसा का, मतलब कि 4 शेर एक ही पत्थर पे खड़े हैं, तो वो अहिंसा का सूचक है, ठीक है। कहाँ पर है? यूपी के सारनाथ में। उसके बाद सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, इसका अन्य नाम चेलिया है, भोपाल में है और बेतवा नदी के किनारे। इसको किसने नष्ट करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश का शासक था ये, आगे पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग उत्तराधिकारी हैं, बट आपको लास्ट वाला याद होना चाहिए कि लास्ट कौन था, लास्ट शासक किसने किया था? बृहदत्त ने किया था, और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने।
अब हम मौर्य साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे कि मुद्रा प्रणाली या मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। तो राजकीय टकसाल का अध्यक्ष कौन था? लक्षणाध्यक्ष। सिल्वर कॉइन्स होते थे और तांबे के। सिल्वर कॉइन्स को पण या पाद और तांबे के कॉइन्स को क्या बोलते थे? माशक बोलते थे। ठीक है, पण और पाद और माशक। सैन्य व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर चतुरंगनी थी, मतलब 4 टाइप की सेना होती थी: पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अनुसार जो है, कौटिल्य किसका नाम है? ज़रा बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया चाणक्य, ये दिखाया था ना, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि कौटिल्य कहाँ से आगे। चाणक्य ही है ये। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त सेम चीज़ें हैं। तो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य जो 7 तत्वों से बना है: राजा, अमाद, जनपद, दुर्ग, कोष्ठ और दंड। गुप्तचर व्यवस्था 2 टाइप की थी: संस्था और संचार। संस्था मतलब एक स्थान पर रहकर, और संचार घूम घूम कर। ठीक है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को जो है वो 7 भागों में बांटा था: बुद्धिजीवी, जिसमें कि ब्राह्मण आते थे; योद्धा, मंत्री और निरीक्षक, ये क्षत्रिय में आते थे; कृषक, पशुपालक और कर्मकारी, ये वैश्य में आते थे। और इसने शूद्र के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स भू राजस्व में जाता था। सीता क्या होता था? सीता वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था? राजकीय भूमि से लिए जाने वाला टैक्स। बलि धार्मिक भेंट के रूप में दिया जाने वाला। बलि मतलब भेंट के रूप में दिया जाने वाला, और सीता क्या है? राजकीय भूमि से लिया जाने वाला टैक्स। अशोक को शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। होप्स आपको ये सारा अशोक साम्राज्य विद ट्रिक्स भी आपको याद हो चुका होगा। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, इसमें आपने देख लिया, कैपिटल देख ली, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और अशोक, और इनके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और पॉइंट्स भी कर लिए होंगे। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।